जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार जी एस सेंटर में। आज का टॉपिक है कॉलम। बेसिकली कॉलम वर्टिकल मेंबर होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के, जिनका काम होता है कंप्रेसिव लोड को टॉप फ्लोर से बॉटम एंड तक क्या करना, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, जैसे कि कॉलम, ये कोई कॉलम है। इस कॉलम का काम होता है जो बॉटम एंड पे, जो टॉप एंड पे आपका कंप्रेसिव लोड लगा है P, इस कंप्रेसिव लोड को बॉटम एंड पे क्या करना, ट्रांसफ़र करना जहाँ पर उसका फाउंडेशन हुआ है। ठीक है, कॉलम आर दोज मेंबर इन ए स्ट्रक्चर हुज लेंथ इज लार्जर देन द क्रॉस सेक्शन। जैसे कि ये कॉलम है और इस कॉलम की लेंथ क्या है, इस कॉलम की लेंथ ये है और ये कॉलम की जो लेंथ है वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज़्यादा है। उसी मेंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। बेसिकली कॉलम क्या होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे आपने रेलवे ब्रिज देखा होगा, वहाँ पे भी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर में लगने वाले वर्टिकल मेंबर, कैसे मेंबर, वर्टिकल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं। और इन ट्रस के अंदर जो वर्टिकल मेंबर है, जैसे ये वर्टिकल मेंबर है, ये वर्टिकल मेंबर है, ये वर्टिकल मेंबर है, ये वर्टिकल मेंबर है, इन वर्टिकल मेंबर को कॉलम बोलते हैं। बाकी जो इंक्लाइंड मेंबर होते हैं वो कॉलम का दूसरा रूप है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रट। क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलम आर दोज मेंबर इन a स्ट्रक्चर whose length is larger than of its cross section area. Next, types of column. Basically column are divided on the basis of load, which known as axially loaded column, अक्षीय भारित स्तंभ, eccentric loaded column। एक्सियल लोडिंग कॉलम क्या होते हैं, जब किसी कॉलम पर, जब किसी कॉलम के एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग लोड लगता है। और कैसा लोड लगेगा, कंप्रेसिव लोड लगेगा। जब एक्सिस के अलोंग लोड लगता है उस लोड को बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। और जब एक्सिस के अलोंग लोड ना लगकर कुछ डिस्टेंस पे लगे, जैसे ये एक्सिस है, इस एक्सिस से हटके कुछ डिस्टेंस पे लोड लगा हुआ है यहाँ पे, इस लोड को बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। क्या बोलते हैं इसे, इसेंट्रिक लोड बोलते हैं। और इस तरीके के कॉलम को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोडेड कॉलम बोलेंगे। ठीक है, जब भी आप एक्सियल लोडेड कॉलम लगाते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होती है, इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो डायरेक्ट स्ट्रेस होगी। कौन सी स्ट्रेस होगी, डायरेक्ट स्ट्रेस होती है। ठीक है, लेकिन जब आप इसेंट्रिक लोडिंग की बात करते हैं तो इसेंट्रिक लोडेड कॉलम के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ में, डायरेक्ट स्ट्रेसेस के साथ में एक और स्ट्रेस आ जाती है जिसे हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। क्योंकि ये जो लोड है, अगर आप इस लोड को ट्रांसफ़र करेंगे तो एक इसके एक्सिस पे क्या लगा दो सेम अमाउंट के लोड लगा दो जो पी अमाउंट के होंगे, तो ये पी और ये पी मिलकर क्या बना देंगे, कपल बना देंगे। क्या बना देंगे, कपल। और ये कपल क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा कॉलम के अंदर। ठीक है, दूसरे बेसिस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। किस बेसिस पे, स्लेंडरनेस रेशियो, तन्यता अनुपात के आधार पे अगर हम बात करें तो कॉलम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है शॉर्ट कॉलम, छोटे स्तंभ, एक होता है मिडिल कॉलम, मध्य स्तंभ, और एक होता है आपका लॉन्ग कॉलम, लंबा स्तंभ। ठीक है, शॉर्ट कॉलम क्या होते हैं, ऐसे कॉलम जिनका स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, 32 से स्मॉलर हो, लेस देन हो। और मिडिल कॉलम क्या होता है, जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो, 32 से 120 के बीच में हो, उसे मिडिल कॉलम बोलते हैं। लॉन्ग कॉलम क्या होते हैं, जिनका स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो, 120 से लार्जर देन हो। ठीक है, बेसिकली स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है वो नेक्स्ट आएगा, अभी आपको बताएंगे। ठीक है, अगर कॉलम का फेलियर की बात करें तो कॉलम किस वजह से फेल होता है, तो कॉलम 2 तरीके से फेल होता है। ठीक है, कॉलम का फेल होना वो उसके साइज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, साइज पे, दैट इज लेंथ ऑफ द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो 2 तरीके से कॉलम फेल होता है, एक होता है बकलिंग के कारण और एक होता है
क्रसिंग के कारण। किसके कारण होता है? बकलिंग। बकलिंग को बहकाव बोलते हैं। और दूसरा होता है क्रसिंग। क्रसिंग को मतलब कुचलने के कारण फेल होता है। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग कॉलम है, तो लॉन्ग कॉलम जो फेल होते हैं वो बकलिंग के कारण फेल होते हैं। किसके कारण फेल होते हैं? बकलिंग। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये कॉलम है, जब इस पर आप कंप्रेसिव लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये कॉलम किस तरीके से हो जाएगा? इस तरीके से बकल हो जाएगा, अपने पास से क्या हो जाएगा? थोड़ा बहक जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम। दूसरा आता है क्रसिंग। क्रसिंग का मतलब होता है कुचलना, टूटना। क्या होता है? टूटना। तो जितने भी शॉर्ट कॉलम होते हैं वो क्रसिंग के कारण क्या होते हैं? फेल होते हैं। किसके कारण फेल होते हैं? क्रसिंग के कारण। लॉन्ग कॉलम फेल ड्यू टू बकलिंग बिकॉज लॉन्ग कॉलम हैज हाई लेंथ विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इनकी लेंथ क्या होती है? क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है लेंथ। ठीक है, अगर शॉर्ट कॉलम की बात करें तो शॉर्ट कॉलम किसके कारण फेल होते हैं? क्रसिंग के कारण फेल होते हैं। किसके कारण फेल होते हैं? क्रसिंग के कारण फेल होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं बकलिंग लोड क्या होता है। इस बकलिंग लोड को क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं। ठीक है, इस बकलिंग लोड की वैल्यू आयलर ने फाइंड की थी कि मैक्सिमम कितना बकलिंग लोड लगाया जाए जिससे कि कोई कॉलम फेल हो जाए। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था? आयलर ने दिया था। द बकलिंग लोड क्या होता है? द मैक्सिमम लोड विच ए कॉलम कैन सपोर्ट बिकमिंग अनस्टेबल। अनस्टेबल होने से पहले जितना कोई कॉलम लोड सह सकता है उसे क्या बोलते हैं? बकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकलिंग बोलते हैं। ठीक है, द लोड एट विच कॉलम जस्ट बकल इज नोन एज बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड और क्रिपलिंग लोड। इसके तीन नाम हैं, बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड और क्रिपलिंग लोड। तीनों नाम पूछे जाते हैं, किसी भी नाम से ये आ सकता है। ठीक है, द बकलिंग टेक प्लेस अबाउट द एक्सिस हैविंग मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन या लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब बकलिंग जो आएगी किसी कॉलम के अंदर, बकलिंग जो आएगी वो कॉलम के उस जगह पर आएगी जहां पर जो मिनिमम घूर्णन त्रिज्या, जहां पर घूर्णन त्रिज्या कम हो या फिर आपका जो जड़त्व आघूर्ण है, जो जड़त्व आघूर्ण है वो मिनिमम हो, वहाँ पे बकलिंग आएगी। और बेसिकली बकलिंग जो आती है वो लॉन्ग कॉलम में आती है। किस में आती है? लॉन्ग कॉलम में बकलिंग आती है। ठीक है, अगर हम क्रसिंग की बात करें, क्रसिंग का मतलब होता है कुचलना। क्या होता है? कुचलना। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है आपको, ये शॉर्ट कॉलम है। क्या है ये? शॉर्ट कॉलम है। और शॉर्ट कॉलम पे जब कंप्रेसिव लोड लगेगा, ये कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो ये इसको क्या कर देगा? क्रश कर देगा, कुचल देगा। ठीक है, तो क्रशिंग लोड क्या होता है? द क्रशिंग लोड इज द इंटेंसिटी ऑफ लोड रिक्वायर्ड टू क्रश द मटेरियल। मतलब किसी भी मटेरियल को कुचलने के लिए जितनी लोड की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या बोलते हैं? हम क्रशिंग लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रशिंग लोड। शॉर्ट कॉलम किससे फेल होते हैं? क्रशिंग लोड के कारण फेल हो जाते हैं। अगर हम बात करें स्लेंडरनेस रेशियो की, इंपॉर्टेंट है ये। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। जो कॉलम की इफेक्टिव लेंथ होती है और जो मिनिमम रेडिएशन गायरेशन होगी, न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या जो होती है क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग, वो क्या होता है? उन दोनों का रेशियो कहलाता है क्या? तन्यता अनुपात या स्लेंडरनेस रेशियो कहलाता है। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा बराबर एल ई अपॉन के। एल ई क्या है? एल ई आपका है इफेक्टिव लेंथ। एल ई क्या है आपका? इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। और के क्या है? मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या। अब मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं? तो आपने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है ए के स्क्वायर। क्या होता है? ए के स्क्वायर। तो मिनिमम निकालना है आपको, तो ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिनिमम लेना पड़ेगा। तो आई मिनिमम के मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से के मिनिमम आ जाएगा अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए। अब ये देखो, आई मिनिमम अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग होता है। सर्कुलर सेक्शन के लिए π/64 d की पावर 4 होगा, रेक्टेंगल के लिए BDQ अपॉन 36 होगा। ठीक है, ट्रायंगल के लिए अलग होता है। तो अलग अलग सेक्शन के लिए ये मिनिमम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जहां पर कॉलम क्या होता है? बकलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे कि अभी अब दिखाएंगे आपको। फैक्टर क्या होते हैं कि कॉलम की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है? सबसे पहला है
इनिशियल इनपरफेक्शनेस। इनिशियल इनपरफेक्शन का मतलब क्या है, कॉलम जब इनिशियल में है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो अलग तरीके से डिफाइन कर रखी है, मतलब वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, उस पर इसेंट्रिक लोड लग रहा है। कौन सा लोड लग रहा है, इसेंट्रिक लोड का इफेक्ट है। तीसरा क्या है, उसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, रेजिडुअल स्ट्रेस, जैसे रेजिडुअल स्ट्रेस लाइक बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होंगी उनका भी इफेक्ट उसके अंदर रहता है। और क्या इसका इफेक्ट रहेगा, स्ट्रेन हार्डनिंग का इफेक्ट रहेगा, एब्सेंस ऑफ क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट के एब्सेंस रहेगा, ठीक है। और स्लेंडरनेस रेशियो का भी क्या रहता है, इफेक्ट रहता है, किसमें, जब हम किसी कॉलम की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो एंड पोजीशन होती है कॉलम की, कि कॉलम को कितने तरीके से हम लगा सकते हैं। तो देखो 4 एंड कंडीशन होती हैं, ठीक है। 4 एंड कंडीशन में जैसे कि पहली एंड कंडीशन क्या है, ऐसा कॉलम जिसका वन एंड फिक्स हो, वन एंड क्या हो, फ्री हो, वन एंड फिक्स अदर एंड इज फ्री, ठीक है। तो जब इस तरीके का कॉलम होगा जिसका एक एंड फिक्स है और एक एंड फ्री है, तो जब इस पे आप क्या लगाओगे, फोर्स अप्लाई करोगे, कंप्रेसिव फोर्स, तो इसके द्वारा जो इफेक्टिव लेंथ होगी, ये कॉलम इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है द डिग्री ऑफ मूवमेंट ऑफ द कॉलम, कॉलम किस किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। तो कॉलम इधर भी मूवमेंट कर सकता है और कॉलम इधर भी मूवमेंट कर सकता है। तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है कॉलम की एक्चुअल लेंथ के कितना होता है, डबल होता है। कितना होता है, डबल होता है। व्हेन बोथ एंड पिंड, जब दोनों एंड क्या हो, पिन हो, तो दोनों एंड क्या हो रहे हैं, पिन हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों एंड पिन है, तो ये क्या है, इसकी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप लोड लगाओगे तो ये पूरी की पूरी लेंथ क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। तो जब कॉलम बोथ एंड पिंड हो तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम, एल इज इक्वल टू एल। जब वन एंड पिंड फिक्स हो, अदर एंड पिंड हो, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाती है, L/√2 हो जाती है। कितनी हो जाती है, L/√2। देखिए ये इतना एरिया ही क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है, ये एरिया इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो जितना एरिया, जितनी लेंथ इफेक्टेड होगी उसी को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। अगर बोथ एंड फिक्स्ड हो, क्या हो, बोथ एंड फिक्स, तो ये एरिया ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इफेक्टिव लेंथ होगा। इफेक्टिव लेंथ बोथ एंड फिक्स में क्या होता है, हाफ ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम होता है। क्या होता है, हाफ ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में, इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉलम बाय आयलर फार्मूला, बेसिकली जो आयलर फार्मूला होता है वो लॉन्ग कॉलम के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए इस्तेमाल होता है। आयलर ने एक फार्मूला दिया था जिससे हम आयलर लोड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आयलर लोड। आपको पता है कि लॉन्ग कॉलम बकलिंग के कारण फेल होते हैं, तो इसे बकलिंग लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकलिंग लोड भी कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, π² EI/LE²। एल क्या है, आपका इफेक्टिव लेंथ है। क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, जो अभी आपको बताया 4 केसों में अलग अलग होती है। जब बोथ एंड पिंड हो तो उस केस में अलग होगी, जब एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो तो उस केस में क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला हमसे पेपर में राइट डाउन करने के लिए भी पूछा जाता है। पिछली बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ आयलर फार्मूला, ठीक है। तो आयलर फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू π² EI/LE² होता है, ठीक है। जिसमें आई की वैल्यू क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो mm की पावर 4 में रखा जाएगा। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, LE होती है जो mm में होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका में यूनिट में होती है, न्यूटन पर mm² में होती है। और बकलिंग लोड किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। किस में आता है, ये न्यूटन में आता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें रैंकाइन जॉर्डन फार्मूला की, किसकी बात करें, रैंकाइन जॉर्डन फार्मूला। रैंकाइन जॉर्डन फार्मूला दोनों कॉलम के काम आता है, शॉर्ट कॉलम के भी काम आता है, लॉन्ग कॉलम के भी काम आता है, और ये भी कह सकते हो कि मिडिल कॉलम के भी काम आ सकता है। कौन सा, रैंकाइन फार्मूला। बेसिकली रैंकाइन ने क्या किया था, एक ऐसा फार्मूला डिजाइन किया था जो शॉर्ट कॉलम के भी काम आए और जो लॉन्ग कॉलम के लिए काम आए। तो उसने क्या फार्मूला बनाया था, 1/PR इक्वल टू 1/PE, PE मतलब आयलर फार्मूला, 1/PC क्या है, क्रशिंग लोड। क्या है, क्रशिंग लोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं,
पी क्या है, आयलर क्रिपलिंग लोड, पीसी क्या है, क्रशिंग लोड, और पीआर क्या है, रैंकाइन लोड। कौन सा लोड है, रैंकाइन लोड है। और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, P इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा सी इंटू ए। सिग्मा सी क्या है यहाँ पे, सिग्मा सी है क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है, क्रशिंग स्ट्रेस या क्रशिंग प्रतिबल। ए क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कॉलम। और ई क्या है, के क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। इसे हम लैम्डा भी बोलते हैं। एल अपॉन के का स्क्वायर क्या होता है, लैम्डा, जिसे स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ से रैंकाइन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस ए लैम्डा का स्क्वायर। ए क्या है, रैंकाइन कांस्टेंट है। ये क्या है, ए रैंकाइन कांस्टेंट। और इस रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।